नमस्कार बेटा, वेलकम बैक। आज अपना अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। इसमें कल अपन ने पिछले लेक्चर में जहां अपन ख़त्म कर रहे थे वहीं एक छोटी सी बात और थी, उसको और ध्यान करें अपन। कल हमने पढ़ा था भ्रूण कोश का परिवर्धन, भ्रूण कोश का निर्माण या भ्रूण कोश का विकास। उसका डायग्राम ये बनाया था हमने। दोनों ध्रुवों पर तीन तीन कोशिकाएं और एक बनाई थी केंद्र में। ठीक है, इनके हमने नाम भी लिखे थे। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये अंड उपकरण जिसमें दो साइड वाली सहायक कोशिकाएं और मध्य की कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका। बीच में द्विगुणित केंद्रक होता है या द्विगुणित कोशिका होती है, उसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, अब इसके बारे में अंतिम बात, ये जो इस प्रकार का भ्रूण कोश है इसके लिए तीन नाम आते हैं। जैसे एक होता है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश, पहला। दूसरा आता है 8 केंद्र की भ्रूण कोश और तीसरा 7 कोशिकीय भ्रूण कोश। ये जो तीनों नाम लिखे हैं हमने, ये तीनों ही किसके लिए आते हैं? इस भ्रूण कोश के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हम देखते हैं ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार के भ्रूण कोश को सबसे पहले एक पौधों का कुल होता है पॉलीगोनेसी। कौन सा कुल है? पॉलीगोनेसी कुल में खोजा गया था, इसीलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों ये शब्द है ना, तीनों शब्द इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस संरचना के लिए। तो पॉलीगोनेसी कुल में खोजा गया, इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश क्यों कहते हैं? आप ध्यान कीजिए कि ये जो द्वितीय केंद्रक बना है, देखो केंद्र गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये जो केंद्रक बना है वो आपको अगर ध्यान हो तो एक केंद्रक इस ध्रुव से आया था और एक केंद्रक इस ध्रुव से आया था। दोनों केंद्रक मध्य में आकर के क्या हो गए? संलयित हो गए, तब जाकर के द्वितीय केंद्रक बना। तो द्वितीय केंद्रक के निर्माण से पहले तक कितने केंद्रक थे? 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, जिनमें से 3 3 के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो गया था। 2 2 1 दोनों ध्रुवों पर 1 1 बच गया था। तो 4 और 4 8 केंद्रक बने थे टोटल इसमें। ठीक है, इसलिए 8 केंद्र की भ्रूण कोश भी कहते हैं इसको। 7 कोशिकी इसलिए कहते हैं कि पूर्ण विकसित होने के पश्चात इसमें कोशिकाएं कितनी रह जाती हैं? 7। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं निभागीय सिरे पर, इनमें 3 अंड उपकरण की कोशिकाएं बीजांड द्वारीय सिरे पर, और एक द्वितीय केंद्रक जिसको नाम देते हैं मध्य में। ठीक है, तो कितने हुए? 3 और 3 6 और 1 7। तो ये जो नाम हैं ये इस भ्रूण कोश को दिए जाते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश पॉलीगोनेसी कुल में रिपोर्ट किया गया था इसको, इसलिए 8 केंद्र की। विकास के दौरान कितने केंद्रक बनते हैं? कुल 8 केंद्रक बनते हैं। 7 कोशिकी पूर्ण विकसित होने के बाद क्या हो जाता है? 7 कोशिकाएं इसमें निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने इसको करना था। अब आपका ये दूसरा चैप्टर ख़त्म हो ही गया था। ये दूसरे चैप्टर की ही एक छोटी सी बात थी जो रह रही थी। अब अपन आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 नाम क्या है इसका?
परागण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, तीसरा चैप्टर परागण जो चैप्टर है इसको यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन, क्या? परागण। क्या है परागण की परिभाषा क्या होगी? तो परागण में होता क्या है, इसमें होगा एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण विभिन्न माध्यमों अथवा विधियों द्वारा, एक पुष्प के परागकण विभिन्न माध्यमों अथवा विधियों द्वारा किसी दूसरे पौधे के पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, ध्यान देना, विभिन्न विधियों द्वारा किसी दूसरे पौधे के पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। बहुत सरल सी परिभाषा है। एक पुष्प के परागकण विभिन्न माध्यमों या विभिन्न विधियों द्वारा किसी दूसरे पौधे के पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर की वर्तिकाग्र पर जो पहुंचते हैं या पहुंचने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक पौधा है और उसके पुष्प में, उसके पुंकेसर वाले भाग में, उसके लघु बीजाणु पर्ण में परागकणों का निर्माण हो गया। परागकणों का निर्माण होने के बाद क्या होता है, जो पुंकेसर का परागकोश होता है वो स्फुटित होता है, फट जाता है और परागकण बाहर निकलते हैं। तो जो बाहर निकले हुए परागकण हैं वो विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न विधियों से, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, वायु में उड़ते हुए जैसे चले जाएं, जल में बहते हुए चले जाएं, या किसी कीट से चिपक के चले जाएं, या किसी पक्षी से चिपक के, जब किसी दूसरे पुष्प पर, उसी पौधे का अगर बात कर रहे हैं तो दूसरा पुष्प, और यदि हम किसी दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं वो तो उस पौधे के पुष्प पर, जो जायांग होता है, अंडप होता है, अंडप के ऊपरी भाग वर्तिकाग्र पर परागकण जाकर के पहुंचते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब परागण की परिभाषा के बाद आता है परागण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है परागण? तो परागण के प्रकार के लिए अब मैं यहाँ इसको भी मिटा देता हूँ। हेडिंग डालेंगे वो अपन क्या डालेंगे? परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, मुख्य रूप से परागण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्वयं परागण, और नंबर दो,
पर परागण। कौन सा होता है? पहला एक स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और पर परागण। वैसे अगर आप नाम पे ध्यान दें तो एक में स्व लग रहा है, स्वपरागण, यानी स्व का मतलब हो गया स्वयं का परागण। यदि एक पौधे पर पुष्प लगा हुआ है और उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाएगा। स्वयं माने स्वयं का, है ना। पर परागण में पर शब्द लग रहा है, पर माने पराया, दूसरा। यदि परागकण किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं तो वो कहलाता है पर परागण। इसको अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और इसको अंग्रेजी में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम एक चित्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पौधा, ठीक है, और इसमें हम ये मान लेते हैं ये पुष्प लगे हुए हैं, इसमें पत्ती भी बना देते हैं दो एक आध। ठीक है, ये कोई पौधा एक ए। इसी प्रकार से एक और पौधा यहां बना लेते हैं। पौधा बी, ठीक है, दो पौधे बना दिए। अब इन दोनों पौधों में होना क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो बनाए हुए हैं ये पुष्प हैं पौधों के, ये क्या हैं? पुष्प हैं। तो स्थिति यहाँ पर क्या क्या हो सकती है परागण की? एक स्थिति तो ये हो सकती है कि इस पौधे के परागकण इसी पौधे की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, पहली स्थिति हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई जो पुष्प है वो उभयलिंगी है या द्विलिंगी है तो उसमें पुंकेसर और अंडक दोनों होंगे। अब पुंकेसर का मान लीजिए परागकोश फटता है तो वो परागकण यों की तो उसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए इस पुष्प के परागकण कहाँ गिर जाए? इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर। दूसरी कंडीशन, इसके परागकोश मान लीजिए फटते हैं और परागकण आकर के कहाँ गिरें? उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस पौधे के परागकोश वायु में उड़ते हुए या किसी कीट या पक्षी के माध्यम से कहाँ आ जाएं? दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर। तीन कंडीशन, इसके अलावा और कोई चौथी कंडीशन है? नहीं है, केवल तीन कंडीशन है। पहली, यदि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरें। दूसरी कंडीशन, परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरें। और तीसरी, परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर आकर के गिरें। तो ये चित्र में हमने तीन कंडीशन दिखाई हैं। इनमें से पहली और दूसरी कंडीशन किस में आती है? स्वपरागण में आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए परागकण उसी पुष्प पर गिर रहे हैं तो इसका मतलब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तो स्वयं का हो गया। और यदि मान लो ये परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर रहे हैं, जब भी स्वपरागण में आएगा क्योंकि पौधा एक ही है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हमेशा किस में आती है? पर परागण में आती है। किस में आती है? पर परागण में, क्योंकि परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर गिर रहे हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे किस में? पर परागण में, ठीक है। अब यहाँ नाम दिए जाएंगे इनके। जैसे यहाँ दो प्रकार का हो गया, दोनों कंडीशन अलग अलग है एक ही पौधे की लेकिन कंडीशन अलग है। एक में यहीं के यहीं उसी पुष्प में गिरे और दूसरे में उसी पौधे के दूसरे पुष्प में गिरे, कंडीशन अलग है। तो इसका मतलब इनके नाम भी अलग होते होंगे।
इस विधि को कुछ और कहेंगे, इस विधि को कुछ और कहेंगे, और तीसरी तो पर परागण है ही। तो इनके नाम रखते हैं हम। देखिए क्या नाम आएंगे आगे। स्वपरागण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का हुआ था, नंबर 1 और नंबर 2, 2 कंडीशन आई थी। पहली जो कंडीशन आई थी इसमें, पहली कंडीशन को कहते हैं स्वयुग्मन। ये किसको कहेंगे? पहली वाली कंडीशन को स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का अर्थ हो गया कि उसी पुष्प का नर युग्मक और उसी पुष्प का मादा युग्मक का संयुग्मन, संलयन यदि होता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्वयुग्मन, और ये पहली वाली कंडीशन स्वयुग्मन कहलाती है। दूसरी को हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। कौन सी कंडीशन है ये? दूसरी। सजात पुष्पी, स माने समान, जात माने जाति, पुष्प माने पुष्प, और परागण माने परागण। यानी समान जाति के पुष्प में परागण हो रहा है। तो समान जाति का कैसे हो गया? एक पौधा है वो एक जाति का होगा, और उसमें मान लीजिए 2 पुष्प है, तो दोनों पुष्प कैसे हो गए? एक ही जाति के हो गए, क्योंकि वो एक ही पौधे पर लगे हुए हैं। तो इसलिए एक ही जाति के हो गए, और दोनों पुष्प जब एक जाति के हैं तो उनको समान जाति के पुष्प भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सजात पुष्पी परागण। तो परागण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का मुख्य रूप से। कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण आगे 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रकार की जो परागण हैं, इन दोनों प्रकार के परागणों के लिए पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, अब वो अनुकूलन पढ़ते हैं अपन। ठीक है। यहां लिखते हैं स्वपरागित पुष्पों के अनुकूलन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पुष्प जिनमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन का मतलब कौन कौन सी विशिष्टताएं होनी चाहिए ताकि इनमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो। तो इसमें पहला लेते हैं अपन, नंबर 1। सबसे पहले आवश्यक होता है पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए। पहली विशिष्टता हो गई। अगर पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी है तो इसका अर्थ क्या हो गया? पुष्प में नर और मादा जननांग उपस्थित हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। तो यदि दोनों प्रकार के जननांग होंगे तो क्या होगा? उस पुष्प के परागकोश स्फुटित होंगे, फटेंगे, और जो परागकण है वो कहाँ गिर जाएंगे? उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। ठीक है। या मान लीजिए एक पुष्प ऊपर है एक नीचे लगा हुआ है, तो पुष्प ऊपरे वाले पुष्प के परागकण
जैसे ही परागकोश के फटने से परागकण निकलेंगे, कहाँ गिर जाएंगे? नीचे वाले पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्वपरागण के लिए पहली जो कंडीशन लगती है वो कौन सी लगती है? पुष्प कैसा होना चाहिए? उभयलिंगी होना चाहिए, है ना? कैसा होना चाहिए? उभयलिंगी। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए पुष्प उभयलिंगी है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? ये पुष्प में समकाल पक्वता होनी चाहिए। समकाल पक्वता होनी चाहिए का मतलब, अब इस शब्द का भी अर्थ निकालें अपन। इसमें कितने शब्द हैं? 3। ये सम माने समान, काल माने समय, और पक्वता माने परिपक्वन, मैचुरेशन माने विकास। तो इसमें यह है कि यदि पुष्प उभयलिंगी है, यानी नर और मादा जननांग उपस्थित हैं, तो उसमें यह भी होना चाहिए कि दोनों अंडप और पुंकेसर दोनों का परिपक्वन एक समय पर, समान समय पर होना आवश्यक है। जैसे जब परागकोश विकसित हुए, उनका स्फुटन का समय हुआ, उसी समय अंडप भी पूर्ण विकसित होकर के ग्राही हो जाना चाहिए। ग्राही का मतलब जब परागकण वहाँ से स्फुटित हों तो वर्तिकाग्र उनको ग्रहण करने में सक्षम होनी चाहिए। इसी को कहते हैं समकाल पक्वता, यानी पुंकेसर और अंडप दोनों का परिपक्वन समय, दोनों का विकास का समय कैसा हो? एक समान हो। ठीक है, तो समकाल पक्वता दूसरी कंडीशन हो गई इसकी। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। तीसरी है अनुन्मील्यता। ये शब्द थोड़ा सा आपको अलग है। अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता होता क्या है? कुछ पुष्प अनुन्मील्य होते हैं, अनुन्मील्य पुष्प। ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प का अर्थ क्या होता है? पुष्प निर्माण के पश्चात, निर्माण के पश्चात का मतलब जब पुष्प कैसा है? कलिका अवस्था में, तभी से के पश्चात संपूर्ण समय तक, यानी जब तक पुष्प उपस्थित है तब तक, संपूर्ण समय तक कैसा रहे? बंद रहे। अथवा यहाँ एक और शब्द जोड़ सकते हैं, अथवा खिले नहीं। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं? इस लाइन को तो पीछे पढ़ेंगे। अपन देखते हैं कि जो अधिकांश पुष्प होते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी पुष्प कलिका बनती है ना, जिसको हम कली कहते हैं। जो कलिका बनती है वो धीरे धीरे विकसित होती है और वो कलिका धीरे धीरे खिलती हुई खुलेगी, और वो खिलती हुई किस रूप में आ जाती है? पुष्प के रूप में आ जाती है। लेकिन जो अनुन्मील्य पुष्प होते हैं, अनुन्मील्य पुष्प निर्माण के पश्चात, यानी जब उनका निर्माण शुरू होता है तो उसके बाद संपूर्ण समय तक कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आर्किड, है ना। तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं अनुन्मील्य, जो निर्माण जब होता है उनका, उसके बाद संपूर्ण समय तक बंद रहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात आती है। ऐसे पुष्प जो निर्माण के पश्चात सदैव बंद रहते हैं, तो उनमें किसी दूसरे पुष्प के परागकणों के प्रवेश होने का सवाल ही नहीं है, संभावना ही नहीं है बिल्कुल।
दूसरे पुष्प के परागकण उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते, कारण वो पुष्प सदैव बंद रहते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि उस पुष्प के अंदर का जो परागकोश है उसी के परागकण उसी पुष्प के अंदर की अंडक की जो वर्तिकाग्र होती है उसको परागित करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अनुन्मील्य पुष्पों में स्वयं परागण के अतिरिक्त और कोई संभावना नहीं बनती। ठीक है, तो और कोई संभावना नहीं बनती। तो ये आपके 2-3 क्या हैं, स्वयं परागित पुष्पों के अनुकूलन हैं। इसके अलावा एक चौथा समवर्तिकात्व। समवर्तिकात्व का अर्थ होता है वर्तिका कैसी होनी चाहिए, समान। किसके, इसमें हम जैसे एक पुष्प हम बनाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पुंकेसर, और ये क्या है, अंडप, है ना, ये वर्तिका। तो यहाँ वर्तिका की लंबाई किसके समान होनी चाहिए, लगभग पुंकेसर के समान होनी चाहिए। क्यों, ताकि इसके परागकोश के स्फुटन के समय परागकण आसानी से यहाँ पर आ सकें, गिर सकें। ठीक है, तो ये हमें 4 क्या है, इसके अनुकूलन हैं, 4 विशिष्टताएं हैं जो आवश्यक है किसके लिए, स्वयं परागण के लिए किसी भी पुष्प में। इसी प्रकार की विशिष्टताएं किस में पाई जाती हैं, पर परागित पुष्प में पाई जाती हैं। तो अब हम स्वयं परागित की जगह किसको पढ़ेंगे, पर परागित को पढ़ेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं पर परागित पुष्पों के अनुकूलन। स्वयं परागित अनुकूलन पढ़ लिए हमने, तो पर परागित में हमें क्या करना है, देखिए स्वयं परागण और परपरागण दोनों एक तरह से हम ये मान सकते हैं एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो इसका मतलब जो हमने स्वयं परागण में पढ़ा है लगभग उसका विपरीत हमें किस में पढ़ना है, पर परागण में पढ़ना है। तो अब पर परागित पुष्पों के अनुकूलन है ना, जैसे नंबर 1 पुष्प एक लिंगी हो। स्वयं परागण में उभयलिंगी लिया था, यहाँ ले लिया हमने एक लिंगी। जैसे कोई पुष्प है उसमें या तो केवल पुंकेसर वाला भाग हो या केवल कैसा हो, जायांग वाला भाग हो, अंडप वाला भाग हो। तो मान लीजिए पुष्प में केवल पुंकेसर है, जायांग नहीं है, अंडप नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस पुष्प के परागकण कहाँ जाएंगे, दूसरे पुष्प में जाएंगे। यानी जहाँ जिस पुष्प में पुंकेसर है वो नर पुष्प हो गया और जिसमें अंडप है वो मादा पुष्प हो गया, है ना। तो इस वजह से क्या होना है कि नर पुष्प के परागकण को मादा पुष्प तक पहुंचना है। इस स्थिति में क्या होगा, केवल पर परागण होगा, स्वयं परागण की कोई संभावना इसमें नहीं बनती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कई बार क्या होता है पुष्प द्विलिंगी है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है। उसका कारण विषम काल पक्वता। सम की जगह क्या लिख दिया हमने, विषम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्थिति ये रहेगी दोनों, यानी अगर पुष्प द्विलिंगी भी है तो उस पुष्प का या तो पुंकेसर पहले परिपक्व होगा, अंडप बाद में होगा, या अंडप पहले परिपक्व हो जाएगा, पुंकेसर बाद में होगा। इस स्थिति के आधार पर नंबर 1, यदि पुष्प का नर भाग पहले
परिपक्व होता है तो यह स्थिति पुंपूर्वता कहलाती है। ध्यान देना है, यदि नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो स्थिति क्या कहलाती है? पुंपूर्वता। क्या कहलाती है? पुंपूर्वता। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में आज आपको केवल अभी परागण की परिभाषा पढ़ी है, 2 प्रकार पढ़ लिए और उनके अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुकूलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से अपन आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।